क्या आई लव मोहम्मद लिखना अपने आप में अपराध है? तो जितना मैं समझता हूं मेरे हिसाब से तो अपराध नहीं है। मैं कानून के जानकारों और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर में कौन सा आपराधिक तत्व है? भारत में करोड़ों लोग अपने धार्मिक महापुरुषों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, चाहे जय श्री राम लिखना हो, भाई वो अपराध नहीं है। आई लव श्री कृष्ण लिखना हो, ये अपराध नहीं है। आई लव गुरु नानक लिखना, ये अपराध नहीं है। तो फिर आई लव मोहम्मद लिख देना किस कानून के तहत आपत्तिजनक हो गया? गाजियाबाद के अंदर एक मर्डर होता है, उसके बाद में वहाँ पर 2-3 मदरसे सील कर दिए जाते हैं। संभल के अंदर लगातार चल रही है मस्जिद ध्वस्तकरण की, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी मज़ार पर, ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो क्या जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास इसके कागजात नहीं है, साक्ष्य मौजूद नहीं है, आखिर पूरा मामला क्या है? निचली अदालत ने सीओ अनिल चौधरी और दूसरे पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। ये अलग बात है कि बाद में हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन जैसे अदालत ने आदेश दिया था या बिना अदालत के आदेश के एक मुकदमा तमाम इतने लोगों के खिलाफ लिखा गया, तो आदेश से पहले ही लिखा जाना चाहिए था। जैसे ही आदेश हुआ तब लिखा जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में एक फर्क चल रहा है कि पुलिस जो मुकदमा जो लिखा है उस पर कार्रवाई तेज चल रही है, और जो पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमे की बात आई तो उस पर कार्रवाई तेज नहीं की गई, बल्कि उस पर रोक लगने का इंतजार किया गया। अगर नागरिकों की भूमिका की जांच हो सकती है तो पुलिस की कार्रवाई की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वैध है कि क्या प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए थे? मुसलमानों के धर्म स्थलों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनमें इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अगर कहीं मौका दिया गया है तो बहुत कम या ऐसे ऐसे मौके पर काम किया गया है कि बस अगले दिन छुट्टी हो और अगले दिन छुट्टी हो, और उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की गई है। और रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे जैसा प्रतीत हो रहा है। तो जैसा प्रतीत हो रहा है ये क्या मतलब है? इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्या उस झंडे पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ था? क्या उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ था? क्या उसे पाकिस्तान के समर्थन में इस्तेमाल किया गया था? अगर नहीं तो सिर्फ देखने में एक जैसा लगने से कोई चीज पाकिस्तान की नहीं हो जाती या पाकिस्तान के समर्थन की नहीं हो जाती। कि ये 14% अल्पसंख्यक अगर कितनी भी आवाज बुलंद करें तो इनकी आवाज में जब तक बहुसंख्यक इनका साथ न देगा तब तक इनकी आवाज में दम नहीं आएगा। जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच का एक खास कार्यक्रम आखिरी कतार, जिसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जो अपने आप को असहाय राजनीति में महसूस करते हैं, असहाय हर एक तबके, हर एक उस जगह महसूस करते हैं जहां पर उनको आगे होना चाहिए था या उनको उस हिसाब से रहना चाहिए। जैसे एजुकेशन में, इंसाफ में या कई सारी चीज़ों में जिसमें गरीब इंसान पीछे रह जाता है, उन लोगों की हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे संभल हिंसा मामले पर, जिसमें कि 2024 नवंबर यानी कि 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद में लगभग कई हजार लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई अज्ञात में, और 100 के लगभग लोग जेल भी भेजे गए। अभी हाल ही में कोर्ट का एक फैसला आया है कि 21 जो लोग हैं नामजद और 800 से 900 लोग हैं जो अननोन है, यानी कि अज्ञात में वो लोग हैं, उनके खिलाफ कोई भी आगे को कार्रवाई नहीं बढ़ाई जाए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मामला यही संभल से ही है, जिसमें उनमें पुलिस ने और जो प्रशासन था जहाँ वहाँ की मस्जिद गिराई और मस्जिद में आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर पाए गए, और उसमें कुछ सितारे, मतलब कि एक चांद और छोटे सितारे बने हुआ कोई उनको एक पोस्टर मिला, जिसको लेकर के पुलिस ने 8 से 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे भी उसकी जांच की तैयारी की बात चल रही है। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद उस्मान साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आपके, क्योंकि आई लव मोहम्मद लिखना वो कितना बड़ा गुनाह है कि उन पर कार्रवाई होगी, और जो चांद वाला एक पोस्टर है उसमें क्या कार्रवाई है और कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो 2024 का मामला है वो कोर्ट ने आह्वान करके कहा है
कि आप इस पर कोई भी अभी कुछ दिनों तक एक्शन नहीं लेंगे, ना ही किसी की गिरफ्तारी करेंगे। इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के विवाद होता है, उसके बाद में फिर 21 लोगों को नामदर्ज जो किया गया है, उसमें कोर्ट अब राहत देता है लगभग 1.5 साल के बाद में। तो क्या इसमें आप क्या मानते हैं? क्या साक्ष्य पूरे नहीं थे? क्या है सारी चीजें, वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे और हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी। खास मुद्दत के लिए अदालत ने तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो कम से कम इतना तो साफ हो गया कि न्यायालय ने कुछ ना कुछ ऐसे सवाल देखे जिन पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। और मुकदमा सिर्फ यही नहीं, वहां पर मुकदमा तो 2750 लोगों पर लिखा गया है। और व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी जब तक उनकी साबित ना हो, इस पर कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि संबल हिंसा से जुड़े जो कुल 2750 लोग हैं, उनमें अगर उनको आरोपी बनाया जाएगा तो फिर मेरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ समान स्तर के साक्ष्य मौजूद होंगे? भारतीय आपराधिक कानून वो भीड़ को नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को सजा देता है। इसलिए हर आरोपी की भूमिका अलग अलग और साफ तौर पर सिद्ध होनी चाहिए। हमने देखा है कि कुछ चर्चित नाम शुरुआती आरोपों में शामिल थे, लेकिन बाद में साक्ष्य के अभाव में चार्जशीटें हटा दिए गए। इससे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित होता है कि एफआईआर अंतिम सत्य नहीं है। जांच का जो उद्देश्य है वो आरोपों की पुष्टि करना नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचना है। तो एसआईटी चार्जशीट पर अगर हम गैर जानिबदाराना तरीके से अगर बात रखना चाहें तो वो यही बन सकती है कि सरकार ये कह सकती है कि एसआईटी में 4500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और 80 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। ये निश्चित रूप से गंभीर जांच का संकेत है, मगर अदालत में ये देखना होगा कि आरोपों को साबित करने वाले साक्ष्य कितने मजबूत हैं। बड़ी चार्जशीट अपने आप में दोष सिद्धि की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि जो उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर वहां पर चर्चा होगी, उनको देखना पड़ेगा कि उनकी असल हैसियत क्या है। कई अभियुक्तों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो मैं यहां पर यह बात साफ कर दूं कि जमानत का मतलब भी बरी होना नहीं होता है, मगर इसका ये अर्थ तो जरूर है कि अदालतों ने माना है कि मुकदमों जो चल रहे हैं उनकी सुनवाई तक व्यक्ति को अनिश्चितकालीन जेल में रखना जरूरी नहीं है। और अगर हम जफर अली एडवोकेट के मामले की बात करें तो जामा मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर अली एडवोकेट, उनको भी उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। तो इसका मतलब ना तो दोष मुक्ति है और ना ही दोष सिद्धि है। इसका मानी सिर्फ इतना भर है कि अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जांच की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया है। अब अगर हम बात करें पुलिस की कार्रवाई और उसकी जवाबदेही की, तो ये बहस का इसमें दूसरा पक्ष भी है। आखिर 5 लोगों की मौत हुई। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस फायरिंग जरूर जो है गैर जरूरी थी और उसी आधार पर निचली अदालत ने सीओ अनित चौधरी और दूसरे पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। यह अलग बात है कि बाद में हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन जैसे अदालत ने आदेश दिया था या बिना अदालत के आदेश के एक मुकदमा तमाम इतने लोगों के खिलाफ लिखा गया, तो आदेश से पहले ही लिखा जाना चाहिए था। जैसे ही आदेश हुआ तब लिखा जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में एक फर्क चल रहा है कि पुलिस जो मुकदमा जो लिखा है उस पर कार्रवाई तेज चल रही है, और जो पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमे की बात आई तो उस पर कार्रवाई तेज नहीं की गई, बल्कि उस पर रोक लगने का इंतजार किया गया। अब यहां पर मैं ये बात भी साफ कर दूं कि अगर हाई कोर्ट ने पुलिस को स्टे दिया है तो वो सिर्फ स्टे है, क्लीन चिट नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इन नामजद लोगों को जो राहत मिली है, चाहे जमानत के जरिए हो चाहे अब ये स्टे मिला हो, ये भी इनके जो है निर्दोष होने का सबूत नहीं है।
लेकिन मैं चंद इसमें और जो खास बातें हैं वो भी साफ किए देता हूं, फिर मैं उस पर बात करूंगा जो आपने पोस्टर वाली बात की है। देखिए, पहला बिंदु इसमें यह है कि अगर नागरिकों की भूमिका की जांच हो सकती है तो पुलिस की कार्रवाई की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में कानून सिर्फ जनता पर लागू नहीं होता है, राज्य की एजेंसियों पर भी लागू होता है। तो ये एक पूरा विवाद बड़ा संवेदनशील है और धार्मिक स्थल के सर्वे से जुड़ा हुआ मामला है। वैध है कि क्या प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए थे या कोई जल्दबाजी की थी? अपराधियों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन प्रशासनिक तैयारी की समीक्षा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ की बात करें तो ये याद रखना जरूरी है कि जिस मूल विवाद में ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है वो अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और लंबित कार्रवाई ये दिखाती है कि मामला अभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। इसलिए राजनीतिक निष्कर्षों से पहले न्यायिक समीक्षा का सम्मान होना बहुत जरूरी है। जी शाहरुख साहब। हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर रोक क्यों लगाई है? दूसरी चीज क्या इससे जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, ये रोक लगाई गई है अस्थायी और किसी भी मामले में, क्योंकि बहुत लोगों की इसमें नामजदगी की गई और बहुत लोगों की इसमें जमानतें भी मिल गई हैं। अलग अलग जो पुलिस के खिलाफ मुकदमा था उस मुकदमे पर भी रोक लगी है। तो इन तमाम पहलुओं पर जितनी चीजें कोर्ट के सामने पेश हुई तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस को यह बात नजर आई है कि इसमें अब तक की जो कार्रवाई है उस पर निष्पक्ष जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक कहीं लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दोषी ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, उसकी हक तलफी ना हो जाए, इसलिए कोर्ट ने इस पर रोक लगाना मुनासिब जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 21 नामजद और 800 से 900 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाने से जांच मजबूत होती है, निर्दोषों के फंसाने से खतरा बढ़ता है। जी उस्मान साहब। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। निर्दोषों को नहीं फंसाया जाना चाहिए और फंसाने से एक और खास बात भी होती है, लोगों का यकीन पूरी पुलिस प्रक्रिया से, मुकदमे की प्रक्रिया से और न्यायिक प्रक्रिया से, प्रशासन से और सरकार से, इन सबसे उनका जो है यकीन खत्म होता है। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन तमाम ये जो जितने लोकतांत्रिक हमारे जो सिस्टम है उस पर हमारा और जनता का यकीन बरकरार रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से इसमें सोशल मीडिया को देखते हुए कहा गया कि वायरल वीडियो के आधार पर हमने ये मुकदमे इन पर दायर किए थे और आरोपी उनको बनाया था, तो ये वायरल वीडियो के आधार पर किसी को आरोपी बनाना सही है और क्या ये सबूत पर्याप्त माने जाते हैं? देखिए, वक्ती तौर पर अगर कहीं किसी ने किसी को आरोपी बना दिया वक्ती तौर पर तो अलग बात है, मगर क्योंकि अगर जब पुलिस और प्रशासन पर पहले से ये आरोप लगाए जाते रहे हो कि वो ईमानदाराना रवैया अख्तियार नहीं करते हैं, तो ऐसे में ऐसे साक्ष्यों पर, जिन साक्ष्यों की जांच बड़ी जरूरी होती है, उन वायरल वीडियो वगैरह की सत्यता और किसने बनाया, कहां से बना, ये एक बहुत बड़ा एक विषय है। जब तक उसकी वो सत्यता साबित ना हो तब तक मैं समझता हूं ऐसे मुकदमे नहीं लिखे जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वहीं आते हैं जो मस्जिद संभल के अंदर, ये मामला भी दूसरा भी संभल का ही है, जिसमें मस्जिद गिराई गई है, फिर उसके बाद में उसमें झंडे मिले हैं, तो सारी चीजें हैं। आजकल एक चलन चल रहा है कि जरा सी भी कोई बात हो तो मस्जिद मदरसे को सील कर दिया जाए। पहले वो कानूनी होता है, लेकिन जैसी कोई बात होती है वो तुरंत गैर कानूनी हो जाता है। खैर वो एक उस विभाग की बात है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय की या वहाँ के क्षेत्र की बात है कि आखिर वो उसके कागज पूरे थे नहीं थे। तो लेकिन मेरा सवाल ये भी यही है, मस्जिद ध्वस्तीकरण से पहले कि सभी कानूनी प्रकरण जो रहते हैं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पूरी तरह पालन किया गया था संभल में, आपकी निगाह में हो तो? देखिए, जो मेरी अपनी जांच है उसके मुताबिक प्राथमिक तौर पर जो मौका दिया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, उसे जो मौका दिया जाना चाहिए उसके तमाम मौके उसको मिलने चाहिए। ऐसे मौके संभल में नहीं दिए गए हैं और संभल ही नहीं, मुसलमानों के धर्म स्थलों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं
उनमें इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अगर कहीं मौका दिया गया है तो बहुत कम या ऐसे ऐसे मौके पर काम किया गया है कि बस अगले दिन छुट्टी हो और अगले दिन छुट्टी हो और उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं इस डिमोलिशन से फिर जो डिमोलिशन के बाद में जो कार्रवाई हुई है, ध्वस्तीकरण के बाद भी एक और कार्रवाई हुई है। तो ध्वस्तीकरण का मामला तो अलग है कि वो किस तरह से किया गया, गलत किया गया, सही किया गया, ये मामला तो एक अलग है। बल्कि इस वक्त तो एक और सवाल उठ गया है कि वहां पर जो आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिले हैं, छपे हुए पोस्टर मिले हैं, उनको लेकर एक मुकदमा लिखा गया है। तो मैं इस पर एक बात बड़ी खास कह देता हूं कि अगर किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल से कानून विरुद्ध सामग्री मिलती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जांच और आरोपों का आधार कानून होना चाहिए, ना कि राजनीतिक माहौल या धार्मिक पहचान। मगर यहां पर मैं फिर से एक बात साफ किए देता हूं, वो सामग्री कानून के खिलाफ वाली हो। तो अब इस सब चीज पर पहला सवाल ये होता है, क्या आई लव मोहम्मद लिखना अपने आप में अपराध है? तो जितना मैं समझता हूं मेरे हिसाब से तो अपराध नहीं है। मैं कानून के जानकारों और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर में कौन सा आपराधिक तत्व है? भारत में करोड़ों लोग अपने धार्मिक महापुरुषों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, चाहे जय श्री राम लिखना हो, भाई वो अपराध नहीं है। आई लव श्री कृष्ण लिखना हो, यह अपराध नहीं है। आई लव गुरु नानक लिखना, यह अपराध नहीं है। तो फिर आई लव मोहम्मद लिख देना किस कानून के तहत आपत्तिजनक हो गया? अगर पोस्टर में हिंसा, नफरत, उकसावा, राष्ट्र विरोधी कोई संदेश होता तो बात अलग थी। मगर सिर्फ धार्मिक प्रेम प्रकट करना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। और इसका एक दूसरा पहलू यह है, और दूसरा सवाल भी यहां ये उठता है कि हरा झंडा और पाकिस्तानी झंडा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे जैसा प्रतीत हो रहा है। तो जैसा प्रतीत हो रहा है ये क्या मतलब है? इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जैसा प्रतीत होना और वास्तव में होना, क्योंकि ये दोनों अलग बातें हैं। अब हरा रंग है, चांद और सितारा है, वो सिर्फ पाकिस्तान की पहचान नहीं है और उस पर कोई पाकिस्तान का ट्रेडमार्क का नहीं है। क्या इस चीज को फिर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा? दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, इस्लामी संस्थाएं हैं, धार्मिक जो है संगठन है, उनके झंडों में हरा रंग या चांद तारे, इनका वजूद मौजूद है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है, क्या उस झंडे पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ था? क्या उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ था? क्या उसे पाकिस्तान के समर्थन में इस्तेमाल किया गया था? अगर नहीं तो सिर्फ देखने में एक जैसा लगने से कोई चीज पाकिस्तान की नहीं हो जाती या पाकिस्तान के समर्थन की नहीं हो जाती। और तीसरा सवाल यह होता है कि बरामदगी में और अपराध में अंतर है। मान लो पोस्टर और झंडा वहां से बरामद हुए, तो फिर भी कानून ये पूछेगा या ये मांगेगा कि ये बात साबित की जाए कि उन्हें वहां किसने रखा, किस मतलब के लिए रखा और किस प्रयोग में या किस काम में उसको लेना था और किस तरह से लेना था। उससे सार्वजनिक व्यवस्था को हकीकत में कोई खतरा पैदा हुआ तो फिर वो खतरा कैसे पैदा हुआ? तो ये बरामदगी सिर्फ अपने आप में कोई अपराध सिद्ध नहीं करती है। और एक चौथा सवाल ये आता है इसमें कि क्या धार्मिक अभिव्यक्ति को अपराधीकरण के खाने में माना जाएगा या जानबूझकर एक ऐसा माहौल चल रहा है कि खासकर मुस्लिमों की धार्मिक अभिव्यक्ति को अपराधीकरण से जोड़ा जा रहा है। देखिए, संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। अगर कोई शख्स अपने नबी या अपने और किसी धर्म के प्रवर्तक के प्रति सम्मान व्यक्त करता है तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है और उसी के दायरे में आता है। जब तक वो किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत या हिंसा नहीं फैला रहा हो तब तक उसके खिलाफ इस चीज को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ 9 लोगों पर एफआईआर की गई है।
मैं तमाम पहलू जो मेरे जहन में आते हैं, मैं वो आपके सामने और रखे देता हूं। पांचवा एक और सवाल भी इसमें आता है, क्या समाज में रोष होना और अपराध होना ये दोनों अलग बातें हैं? एफआईआर में कहा गया है कि इससे कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हो सकता है। तो एक तो रोष हो सकता है, ये सत्ता की बात आई है। अब कानून जो है अपराध तब तक नहीं मानता जब तक अपराध हो ना जाए। अब कानून किसी कार्य को जब तक हो ना जाए तब तक वो जब अपराधी नहीं मानता तो फिर किसी व्यक्ति को अपराधी मानने का क्या मतलब है? अब वैसे भी किसी धार्मिक प्रतीक, नारे या पोस्टर पर कोई ना कोई आपत्ति तो जता ही सकता है और वो किसी के पर भी जता सकता है। तो सिर्फ ये आपत्ति जताने भर से क्या काम चलेगा? देखिए, कानून का जो आधार है वो भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वास्तविक अवैधता होती है। और जो सबसे खास और आखिरी सवाल है वो ये है कि समान मानदंड चाहिए। अगर किसी धर्म स्थल पर किसी धर्म विशेष के प्रति प्रेम व्यक्त करने वाले पोस्टर अगर मिले हैं और उन्हें अपराध मान लिया गया, तो फिर क्या यही मानदंड हर धार्मिक स्थल पर समान रूप से लागू होगा? और हरगिज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, न कानून में ऐसा प्राविधान है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर असमानता के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है, जबकि कानून की विश्वसनीयता समानता से आती है, वो चयनात्मकता से नहीं आती। आखिर में इस बिंदु पर तो मैं यही कहूंगा कि किसी इंसान को क्लीन चिट मैं नहीं दे रहा हूं। यहां मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी मुकदमा लिखा गया है उसकी जो जांच हो, वो जांच तथ्यों के आधार पर हो और उसमें अगर कानून के खिलाफ कोई चीज मिलती है और अगर कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि, राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि मिलती है, तभी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो। और मामला अगर सिर्फ धार्मिक पहचान या धार्मिक अभिव्यक्ति का है तो उसे अपराध साबित करने के लिए कानून के सामने ठोस आधार पेश करने पड़ेंगे। लोकतंत्र में आरोप पर्याप्त नहीं होते हैं, बल्कि सबूत सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये तो इस बाबत थी बात। और जहां से बात शुरू की गई थी हमने और आपने, पहले जिस मामले पर बात शुरू की गई थी उससे मुताल्लिक भी मैं एक निचोड़ आखिर में देने की कोशिश करता हूं कि देखिए, वही जो कार्रवाई चली मस्जिद में और फिर वो जो हिंसा हुई और उसके बाद वहां तक पहुंची, तो बस इन 2-3 लाइनों में वो उस बात को भी मैं पूरी किए देता हूं कि मेरा कहना यहां किसी आरोपी के बचाव में नहीं है और ना किसी अधिकारी को दोषी ठहराने में, बल्कि मेरा कहना या मेरा पक्ष तो सिर्फ यही है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और वो किसी में भी फर्क ना करे, चाहे वो आम जनता हो, अधिकारी हो या कोई और लोग हों। जो दोषी है उसे सजा मिले, जो निर्दोष हो उसे न्याय मिले और जो भी जांच हो वो तथ्यों, साक्ष्यों और संविधान के कानून के दायरे में हो। वो भीड़ की भावनाओं या राजनीतिक दबाव में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा ही हो रहा है। मैंने इसलिए ये चीज यहां पर साफ कर दी। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस तमाम को पक्ष रखने के बाद दोनों तरफ से बात पूरी तरह साफ हो गई होगी और दोनों मामलों में आपने समझ लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक सवाल मेरा हो रहा है, आखिरी सवाल है ये। जब भी कभी जैसे गाजियाबाद के अंदर एक मर्डर होता है, उसके बाद में वहाँ पर 2-3 मदरसे सील कर दिए जाते हैं। संभल के अंदर लगातार चल रही है मस्जिद ध्वस्तकरण की, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी मज़ार पर, ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो क्या जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास इसके कागजात नहीं है, साक्ष्य मौजूद नहीं है, आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल तमाम चीजें होने के बावजूद भी इस वक्त एक फर्क कई तरह का आ गया है। वो सिर्फ कार्रवाई करने में ही नहीं है, बल्कि अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि ये धार्मिक नफरत यहां तक बढ़ा दी गई है
कि हम जो दोषी हैं उनका भी स्वागत करने लगे हैं, और ये बहुत भारी समस्या है। और इसका निदान करने के लिए मैं तो अब यही कहूंगा कि अल्पसंख्यक अब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बहुसंख्यक समाज को ही इसमें आगे आना होगा। इस नाइंसाफी के खिलाफ भी जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है, इसमें भी बहुसंख्यक समाज को ही आगे आना होगा, और उन लोगों को आगे आना होगा जो हमारे इस देश की साझा संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं, जो इसके हमदर्द हैं, और जो चाहते हैं कि जन समस्याओं पर काम हो और सरकार जन समस्याओं को दूर करने की बात करे। तो जो इस पर बात करने वाले लोग हैं, इस हमदर्दी वाले लोगों को ही इस जिम्मेदारी को उठाना होगा कि ये 14% अल्पसंख्यक अगर कितनी भी आवाज बुलंद करें, तो इनकी आवाज में जब तक बहुसंख्यक इनका साथ न देगा, तब तक बिल्कुल इनकी आवाज में दम नहीं आएगा। और वो तमाम बातों पर लागू होती है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी जो भी ख्वाह किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही हो, चाहे कोई और भी कानून में सजा देने की बात हो रही हो, मुकदमे लिखने की बात हो रही हो, लव जिहाद के मामलों से जुड़ी हुई बात हो रही हो, उन सब में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है और वो दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा कि सब लोग मेरे इस आह्वान पर गौर करें और हमारे इस देश की साझा संस्कृति को, इस इंसाफ को, इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाने में अपना सहयोग दें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने सारी चीज़ें एक तरीके से पानी की तरह बताई हैं, किस तरीके से चीज़ें आज के टाइम में हैं और कोर्ट ने आखिर क्या कह करके उनको थोड़ी सहूलियत दी है, ना कि पूर्ण रूप से उनको बरी किया है, बस सहूलियत दी है कि तब तक गिरफ्तारी न की जाए। और रही बात मस्जिद गिराने के बाद में जो आइला मोहम्मद के पोस्टर मिले थे उस पर केस होने की, तो उसमें भी आपने बहुत बखूबी बताया कि ये कौन सा अपराध है कि धार्मिक स्थल पर धार्मिक नारे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी की जब तक खिलाफ कोई नारा ना हो तब तक कोई केस नहीं बनता। खैर, देखना यही होगा कि जिस तरीके से 1.5 साल के बाद आज पुलिस को कोर्ट में ये चीज़ देखने के लिए मिली कि 21 नाम और 800 से 900 लोगों को रोक लगाने, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने रोक लगाने के लिए कहा है। क्या आने वाले वक्त में जो मस्जिद गिराई और उसके ऊपर 8 से 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है, क्या उसमें भी कोर्ट ऐसे ही कोई फैसला देता है या फिर कुछ और नई बात आती है? मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने सारी चीज़ें हमें बताने की कोशिश की और हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।